हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में ये स्पेशल लेक्चर रहेगा। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे और उसमें हम एक प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। सेक्शन ए, बी और सी हम कर चुके थे और आज करते हैं उसी क्वेश्चन पेपर का सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 168 kilometers between two stations. दो स्टेशनों के बीच डिस्टेंस दूरी कितनी है? 168 किलोमीटर है। वो यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 14 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, यदि एक्सप्रेस गाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की चाल से 14 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, हमें दोनों ट्रेनों की स्पीड निकालनी है तो उसे ही हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, यात्री गाड़ी की स्पीड को हमने क्या मान लिया बेटा? x। तो आपके पास जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड इससे 14 किलोमीटर ज्यादा है। ठीक है, डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है बेटा? 168 किलोमीटर दे रखा है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका? टाइम का, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहां से हम निकालेंगे वो टाइम जो दोनों ही ट्रेन ने लिया। हमें पता है ज्यादा टाइम कौन सी ट्रेन लेगी? पैसेंजर ट्रेन ही लेगी। तो पैसेंजर ट्रेन का हम टाइम निकालते हैं। डिस्टेंस तो 168 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है पैसेंजर ट्रेन की? x है। ये वो टाइम है जो पैसेंजर ट्रेन ने लिया है। अब एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें कि एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेगी? डिस्टेंस तो यही है। हाँ, उसकी स्पीड क्या है हमारे पास? x प्लस 14 है स्पीड। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक्सप्रेस ट्रेन सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम टाइम लेती है। मतलब पैसेंजर ट्रेन के टाइम में से एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम घटा दें तो वो कितना बचेगा? 1 घंटे का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले, x प्लस 14 यही तो आएगा। अब इसको इससे भाग करेंगे तो x प्लस 14 बनेगा, उसकी 168 से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस में इस सारे को x प्लस 14 से भाग करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x बचेगा। x की इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 168x इक्वल टू क्या है? 1 है। इसको सॉल्व करें। 168 की x से गुना 168x प्लस में 168 और 14 की इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो। 8 चौक 32, 16 चौके 64, 65, 66, 67 और 168। 2 है, 5 है, 2352 माइनस में 168x अपॉन में है, इसको इधर ले जाते हैं, ये डिवाइड में है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस 14 ये बचेगा। अब ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम है। यहाँ पे सोल्व करें, क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 14x, इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस में 2352 इक्वल टू 0। हमारे पास बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है और अब हमें इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2352 आए और जिनको ऐड करें तो 14 आए। एक बार 2352 के प्राइम फैक्टर करके देखें। 2 से भाग चला जाएगा, फिर 2 से भाग चला जाएगा, फिर 2 से भाग चला जाएगा, फिर 2 से, अभी 7 से भाग जाएगा, फिर 7 से भाग जाएगा 3। अब इनमें से ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको जोड़े तो 14 आए और गुना करे तो ये आए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 7 7 49। ये तो पेयर बनेगा नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 7 7 49 ये भी नहीं बनेगा। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, 56 7 21 21 दूनी 42 ये बनेगा। हमारे पास क्या फैक्टर बनेंगे?
56 और 42। ये फैक्टर बेटा हमने इनमें से ही छाटे हैं, मल्टीप्लाई कर करके देखा कि ऐसे नंबर्स जिनका आपके पास ऐड करें तो 14 आए, इनको ऐड करेंगे तो 14 कैसे आएगा? देखो मल्टीप्लाई करें तो माइनस की आ रही है, मतलब दोनों में से एक नंबर माइनस का है और ये प्लस का चाहिए, तो छोटा वाला नंबर हमारे पास माइनस का आ गया। 56 और -42 की गुना करेंगे तो माइनस का 2352 आएगा और इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 ही आएगा। अब इन दोनों को लिख देते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस में 56x माइनस में 42x माइनस में 2352। पहले दो में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, बाद के दो में से कॉमन लेंगे, एक तो माइनस ही दोनों में है, फिर 42 कॉमन ले लेंगे हम। x प्लस 56 सेम फैक्टर है, इसको एक साथ ले लिया और रिमेनिंग को एक साथ ले लिया। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब यहां से हम कंपेयर करते हैं, या तो x प्लस 56 0 के बराबर है या फिर x माइनस 42 0 के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू माइनस में आ रही है, अब स्पीड तो माइनस में होगी नहीं तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है? 42 आ रही है और यही हमारे पास हमारी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ गई। 42 में 14 जोड़ दो, 56, ये स्पीड आ गई हमारी एक्सप्रेस ट्रेन की। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए हमें क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल निकालनी थी, एवरेज स्पीड निकालनी थी दोनों ट्रेन की, और एक्सप्रेस ट्रेन की जो आपके पास स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 14 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो हमने पैसेंजर की अगर स्पीड को x माना है तो एक्सप्रेस की स्पीड को क्या मान लिया? x प्लस 14। डिस्टेंस हमें दे रखा है, फॉर्मूला लगाया यहाँ पे टाइम का, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, समय का फॉर्मूला दूरी बटे में चाल। अब दूरी तो सेम है 168, हाँ चाल बदल रही है, ये हमने सवारी गाड़ी की चाल ली है, ये हमने एक्सप्रेस गाड़ी की चाल ली है। अब सवारी गाड़ी की चाल ज्यादा समय लगाएगी ना, उसमें से एक्सप्रेस ट्रेन ने जो समय लिया वो घटा दिया और ये हमें क्या दे रखा था? 1 घंटे का इनका डिफरेंस दे रखा था। बाकी तो एलसीएम लिया है, सोल्व किया है और यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, द्विघात समीकरण बना और ये हमने बना लिए फैक्टर, और जहां से हमें x की वैल्यू मिल गई। जैसे हमें x की वैल्यू मिलेगी वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ गई और उसमें 14 जोड़ देंगे तो फिर वो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29, प्रूव करना है हमने टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट थीटा किसके बराबर है बेटा? 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा के बराबर है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा? टेंजेंट थीटा की जगह हम रख रहे हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है, और कोट थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? कोस थीटा बटे में साइन थीटा, प्लस में कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और टेंजेंट है तो टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे हल करें, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये तो ऐसे रहेगा, हाँ यहाँ पे बटे में 1 है, यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं साइन थीटा, क्या बनेगा ये? साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये ऐसे रहेगा। ऐसे हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब बटे के नीचे बटे टर्म है तो ये पलट जाएगी, साइन यहाँ पे है, साइन और साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ऐसे ये टर्म पलट जाएगी तो ऊपर तो बनेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब फिर दोबारा से दो टर्म है, बटे में है तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से पहले हम एक काम और करते हैं, यहाँ पे देखिए बेटा क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? ये डिनोमिनेटर में सेम सेम बन गया, क्या? साइन थीटा कॉस थीटा, और ये बन गया हमारे पास साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है।
अब इस सारे को जब हम इससे भाग देंगे तो सिर्फ साइन थीटा बचेगा, उसकी ऊपर वाले से गुना, क्या आएगी, साइन क्यूब थीटा। और ऐसे ही जब इस सारे को इससे भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा कॉस थीटा, और उसकी कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो ये बन गया कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का, क्या, ए माइनस में बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब इस सारी टर्म से तो ये सारी टर्म कट जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1। हमारे पास बच गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये दोनों टर्म के बटे के नीचे है तो हम इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं, 1 के नीचे भी लिख सकते हैं, प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये तो कैंसिल आउट होके 1 आ गया। यहाँ पे देखो, अब 1 चाहिए था, हमारे पास 1 आ गया, प्लस में ही आ गया। 1 अपॉन में साइन किसके बराबर होता है बेटा, कॉसिकेंट के, और 1 अपॉन में कॉस किसके बराबर होता है बेटा, सीकेंट के। तो हम इस सारे को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में सीकेंट थीटा कॉसिकेंट थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। दोबारा देखिए बच्चे, हमने क्या क्या किया है, हमने टेंजेंट थीटा की जगह रखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कोट थीटा की जगह रखा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर में बटे में टर्म थी तो यहाँ पे एलसीएम लिया, फिर बटे के नीचे बटे टर्म थी तो ये पलट गई, पलटने पे फिर हमें बटे में टर्म मिली और माइनस हो रही थी तो हमने फिर एलसीएम ले लिया। एक आइडेंटिटी का यूज किया, बाकी सारी टर्म कट गई और सिर्फ ये टर्म बची। आंसर में हमने देखा कि हमें इस फॉर्म में चाहिए है तो फिर हमने इनको अलग अलग ब्रेक कर दिया, और जैसे ही ब्रेक कर दिया हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अब इसी क्वेश्चन में बेटा एक और वाला क्वेश्चन और है, अब इसे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, जमीन पर कोई पॉइंट P है। The angle of elevation of the top of a 10-meter building is 30 डिग्री। इससे कोई 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस भवन के ऊपर एक फ्लैग और लहरा दिया। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45। अब इसी बिंदु P से जो ध्वज का ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला कोण हमारे पास बन रहा है 45 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इस ध्वज की हमने लंबाई निकालनी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम P, और P बिंदु से भवन की दूरी निकालनी है। ये दो चीजें निकालनी है। इसको तो हम मान लेते हैं बेटा H, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं बेटा X। अब देखिए क्या करते हैं, हम दोनों ही ट्राइंगल लेते हैं, P A B और C। पहले हम लेते हैं ट्राइंगल P A B लेते हैं। अब हम यहाँ पे हमारे पास एक तो बेस है, आधार है, और एक हमारे पास परपेंडिकुलर है, लंब है। वो फॉर्मूला जिसमें लंब और आधार यूज होते हैं टेंजेंट है। हम यहाँ पे इस ट्राइंगल में लगाएं, लंब कितना है हमारे पास 10 मीटर है, और आधार बेस कितना है x है, और इस ट्राइंगल में कोण कितने डिग्री का बन रहा है बेटा, 30 डिग्री का बन रहा है। यहां से जरा x की वैल्यू निकालिए, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, r पर गुना कर दो और x की वैल्यू क्या आ गई है 10√3। एक तो बेटा हमें ये x ही निकालना था, बिंदु P से भवन की दूरी, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम P, ये क्या था हमारे पास x था, और x की वैल्यू हमने निकालनी थी, तो एक तो ये निकल गया है। अब दूसरी ट्राइंगल लीजिए बड़ी वाली, इन ट्राइंगल PAC, यहाँ पे भी हम फॉर्मूला ये यूज करने वाले हैं क्योंकि बात हमारी परपेंडिकुलर की हो रही है। लंब कितना है हमारा, यहां तक 10 है और ये h है, तो h + 10 हो गया। बेस आधार हमारा x ही है। हाँ, एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। सॉल्व करें जरा इसको। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, r पार गुना करें,
h प्लस 10 इक्वल टू x, बट हमारे पास x की वैल्यू तो आई हुई है, ये वैल्यू रख दो। h की वैल्यू आ गई है 10√3 माइनस में 10, ज्यादा से ज्यादा इसमें 10 कॉमन ले लो और ये आ गई है इस फ्लैग स्टाफ की लेंथ, ध्वज की लंबाई आ गई हमारे पास। ठीक है, दोबारा देखिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने क्या करना होता है, पहले तो आपने ट्रायंगल देखनी होती है। ठीक है, हम कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं, जैसे हम ट्रायंगल चूज कर लेते हैं, उसमें एंगल कौन सा बन रहा है और उसमें फॉर्मूला किस हिसाब से लगेगा, वो हमें ये देखनी है कि साइड हम कौन सी ले रहे हैं। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की तो कहीं पे बात ही नहीं हो रही थी, सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस, ये दूरी की बात हो रही थी और ये हाइट की बात हो रही थी। तो हमने लंब बटे में आधार वाला फॉर्मूला, हमने टेंजेंट वाला फॉर्मूला दोनों ट्रायंगल में यूज किया, एंगल वही लिया जो उस ट्रायंगल में बन रहा है। फर्स्ट ट्रायंगल से हमारे पास बेटा x की वैल्यू आ गई है और जो सेकंड ट्रायंगल है वहां से हमने किसकी वैल्यू निकाली है, h की वैल्यू निकाली है। जहां पे हमें x दिखा वहां हमने x की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बेटा, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करो। तो पहले तो इतना काम कीजिए, हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर की भुजा ले ली। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का प्रकार खुला चाप लगा दिया, 4 सेंटीमीटर का प्रकार खुला चाप लगा दिया और हमारे पास ये ट्रायंगल बन जाएगी, ट्रायंगल ए बी सी। ये हमने 6 सेंटीमीटर ले ली, ये हमारी 5 सेंटीमीटर होगी और ये हमारी 4 सेंटीमीटर होगी, इसी टाइप की बनेगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, एंड देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट। अब बिल्कुल इसके समरूप त्रिभुज बनानी है, whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। अब यहाँ पे बेटा आपने ध्यान रखना है 2/3 गुनी, ये एक से छोटा है, मतलब हमारी जो नई ट्रायंगल है ना वो इस ट्रायंगल के अंदर बनेगी। आपने कोई भी न्यून कोण बना देना है और हाईएस्ट क्या है, इनमें से 3 है, तो 3 बराबर बराबर इस पे चापे लगा देनी है। ठीक है, अब इसके अंदर बनेगा तो 3 वाली को इससे मिला दीजिए सी से और उसी के ही समांतर 2 वाली को मिला दीजिए। यहाँ पे जो एंगल बने वो यहीं पे बनाना है। ठीक है, और जैसे ये पॉइंट मिल जाता है इसके पैरेलल इस यहाँ पे लाइन खींचिए ए डैश। ये जो ए डैश बी सी डैश है ना, ये हमारी रिक्वायर्ड नई वाली ट्रायंगल है। दोबारा देखिए बेटा, हमने सिंपल ट्रायंगल बना दी थी। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट बी है वहां से हमने एक न्यून कोण बनाया, अब उस पे बराबर बराबर चाप लगानी है। चाप कितने लगाएंगे, जो यहाँ पे हमें रेशियो दे रखा होगा ना उसमें जो हाईएस्ट वाला बड़ा रेशियो है उतनी चाप लगानी है। 2 है और 3 है तो 3 बड़ा है, तो हमने 3 बराबर बराबर दूरी पे चाप लगा दी। अब हमने पहले ही देख लिया कि ये एक से छोटा है, मतलब हमारी जो नई ट्रायंगल है वो इसके अंदर बनेगी। तो हमने 3 वाली थर्ड वाले पॉइंट को, इनको नाम दे सकते हैं हम B1 B2 B3, थर्ड वाले पॉइंट को सीधा स्केल से C से मिला दिया। अब इसी के समांतर हमने लाइन 2 से खींची। 2 से क्यों खींची, क्योंकि ऊपर वाला रेशियो हमारा क्या है 2 है। हम कैसे खींचेंगे, यहाँ पे बिंदु पे प्रकार रख के चाप लगाएंगे, उतना ही प्रकार खोलेंगे, यहाँ पे रख के चाप लगाएंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस नापेंगे प्रकार से और यहाँ रख के वो चाप लगा देंगे, इनको मिलाएंगे तो इसके समांतर लाइन ही आएगी। सेम काम आपने यहाँ करना है। जैसे ही पॉइंट सी आ गया अब इसके पैरेलल लाइन खींचनी है। प्रकार खोला, सी पे रखा, चाप लगाई, उतना ही प्रकार खोला, सी डैश पे रखा, चाप लगाई। अब यहाँ पे प्रकार रखे, यहाँ तक खोला, फिर यहाँ पे प्रकार रख के चाप लगा दी। इस बिंदु को और चाप को मिलाते गए तो इसी के ही समांतर लाइन आएगी और ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है ये हमारी बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर है और इसकी साइड फर्स्ट ट्रायंगल की साइड्स की क्या है बेटा 2/3 है। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शंस भी लिख सकते हैं, रचना के पद भी लिख सकते हैं। जैसा जैसा करते जा रहे हैं आप अपनी लैंग्वेज में, आप अपनी भाषा में, आप अपने शब्दों में उसको लिख दीजिए।
जैसे कि हमने ली है BC 6 सेंटीमीटर, तो आप लिख सकते हो एक रेखा BC 6 सेंटीमीटर लंबाई की खींची। ठीक है, इस हिसाब से जो आपकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आप जैसा जैसा कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं वैसा वैसा आप रचना के पद लिखते जाइए। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बेटा, ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया। जब भी बेटा पिघलाने की बात हो तो हम बात करेंगे वॉल्यूम की। हमने किसको पिघलाया है? स्फीयर को, तो हम निकालेंगे स्फीयर का वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर कितनी है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर है। 4/3 पाई को पाई रखिए जरा, गुना में 6 गुना में 6 गुना में 6, इसको काट दे, 3 दूनी 6, 6 6 36 और 36 दूनी 72, 72 और 4 की गुना कर दे, 288 पाई। इतना हमें वॉल्यूम मिला उस गोले का। अब इस गोले से ही क्या बनाया है हमने? एक कोन, शंकु बनाया है और उसकी हाइट हमें दे दी है। हमने आर निकालनी है उसी शंकु की, यानी कि हमारा जो ये वॉल्यूम है ये कोन के वॉल्यूम के बराबर है। अब कोन का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसी से तो बनाया है तो इसके बराबर ही हो गया। पाई से हम पाई काट दें, 1/3। आर तो हमें निकालना है, हाँ एच हमें दे रखा है। 3 अठे 24, 8 गुना में है, इधर आएगा भाग में, 8 तिया 24 और 8 6 48। आर स्क्वायर हमारे पास 36 आया और यहां से सीधे सीधे हमें क्या मिल गई है बेटा? आर मिल गई है, रेडियस मिल गई है और वही हमें निकालनी थी। दोबारा देखिए बेटा, जब हम एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज में डालते हैं मतलब दोनों का वॉल्यूम, दोनों का आयतन बराबर है। यहाँ पे गोले को पिघलाया तो गोले का आयतन निकाल लिया, उसे शंकु में डाला तो शंकु का आयतन लिख दिया। अब बनाया तो इसी से ही है, तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। यहाँ पे h की वैल्यू दे रखी थी, बाकी तो सारा सिंप्लीफिकेशन था और हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा? r की वैल्यू आ गई है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। अब क्वेश्चन नंबर 32 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिवन द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। एक क्लास के 30 विद्यार्थियों का भार दिया गया है। फाइंड द मीडियन वेट। हमें मीडियन निकालना है, तो हमें डाटा क्या दे रखा है? 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2। हमने क्या निकालना है बेटा? माध्यक निकालना है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2 के सामने 2, इनको ऐड करते जाएंगे, 3 और 2 5, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30 और इनका जोड़ भी क्या है बेटा? 30 है। अब हमारे पास n कितना है? 30 है। n का हाफ करें 15, 15 कहाँ लाई करेगा? यहां तक 13 तक है, ये आएगा हमारे पास माध्यक वर्ग आ गया। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास मीडियन निकालने का? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। L की वैल्यू क्या आएगी? 55 प्लस में n/2 अभी अभी निकाला 15। CF कितनी आएगी बेटा? 13। F कितनी आएगी बेटा? 6। H कितनी आएगी बेटा? 5। 55 प्लस में इनको सॉल्व करें, 15 में से 13 गए 2 इंटू में 5 अपॉन में 6, 2 तिया 6, 55 प्लस में इसको भाग कर दें 1.20 बचेगा, 66667 लिख सकते हैं इसको, ये आएगा 1.67 और इसमें ऐड करेंगे तो 56.67 लगभग हमारा ये आएगा आंसर। ठीक है बेटा, देखिए जरा हम
जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन होता है, उसमें मीडियन कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है और ये आपको अच्छे से आना चाहिए। हमने वर्ग अंतराल लिखे, फ्रीक्वेंसी लिखी, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता निकाल ली। ठीक है, फिर हमने देखा n कितने थे हमारे पास, 30 थे, उसका हाफ कहाँ लाई करेगा और ये स्क्वायर बना दिया। अब L इसकी लोअर लिमिट होती है, n/2 जो नंबर्स होते हैं, जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उसका हाफ करते हैं। CF माध्यक वर्ग वाला जो हमने रेक्टेंगल बनाया है, इससे ऊपर वाली हम लेते हैं, F इसी की ही लेते हैं, H इनका डिफरेंस होता है। सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया। इसी में बेटा एक अथवा और वाला क्वेश्चन और है, वो देखिए जरा। The following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality। एक लोकेलिटी में, एक मोहल्ले में बच्चों को जो जेब खर्ची मिलता है ना प्रतिदिन, उसका ही डाटा दे रखा है और मीन भी दे रखा है, माध्य दे रखा है आपको, और ये जो यहाँ पे F लिख रखा है ना, ये बताना है हमें। डाटा क्या है, 11 से 13 दे रखा है, फिर 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। फ्रीक्वेंसी 7, 6, 9, 13, F, 5 और 4। ये हमारे पास Fi है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं Xi। Xi कैसे निकलेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका हाफ करेंगे। 11 और 13 को जोड़ा 24 और 24 का आधा किया हमने 12, 12 आया। 13 और 15 को जोड़ा तो आया 28 और 28 का हाफ 14, फिर 16 आएगा, फिर 18, 20, 22 और 24, इस तरह से है। नेक्स्ट हम क्या निकाल रहे हैं, Fi Xi, इनकी गुना करते जाते हैं। 12 सत्ते 84, 14 छिक ये भी 84, 16 निम्मे 144, 18 और 13 इनकी गुना करके देख लें एक बार। 18 3 54 और 18 234। 20 और F की गुना करेंगे 20F, 22 और 5 की गुना 110, 24 और 4 की गुना 96। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा मीन का, समीशन Fi Xi अपॉन में समीशन Fi। इसका जोड़ और इसका जोड़ हमें करना है। अब F वाली टर्म तो जुड़ेगी नहीं, बाकी को जोड़ देते हैं। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30 और 4 34, 44 और साथ में ये हो गया F। यहाँ पे भी 20F नहीं जुड़ेगा, बाकी टर्म जोड़ते हैं। 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और 6 22, 2 8 2 10, 8 18, 18 और 4 22, 23 24 25, 1 26, 26 और 9 35, 3 4 5 6 और 1 7, 752 प्लस में 20F, ये आया। फॉर्मूले में वैल्यू रख दें। x बार हमें मीन दे रखा है बेटा 18 है। Fi Xi 752 प्लस में 20F अपॉन में Fi का जोड़ 44 प्लस में F, इसके बटे में 1 है, R पर गुना कर दो, क्या आएगी 752 प्लस 20F। 44 और 18 की गुना करें जरा, 18 चौके 72 और 72, 792 प्लस में 18F। हमें तो F की वैल्यू निकालनी है, तो F वाली टर्म को एक साइड ले जाते हैं, बाकी टर्म को हम दूसरी साइड ले जाते हैं। 20 में से 18F गए 2F और यहाँ पे डिफरेंस आया है 40। हमें तो F की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी आ गई बेटा 20। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, हमें वर्ग अंतराल और Fi दी हुई थी, हमने एक्साइज निकाले, इन दोनों को जोड़ा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, और उसका आधा कर दिया। जैसे ही Xi आगे Fi और Xi की हमने गुना कर दी, इन सब को जोड़ा और फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज थी सबको रख दिया, आर पार गुना किया, FF एक तरफ बाकी सारा एक तरफ, और F की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। And thank you everyone for watching my video.